रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह करंट को अपोज करता है। हमें कभी कभी रेजिस्टेंस के वैल्यू कम चाहिए होते हैं। मान लीजिए कि सप्लाई ज़्यादा है, वैसे केसेस में कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट कम है, तो हमको रेजिस्टेंस बढ़ा करके करंट कम करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई वही है और बहुत सारे कंपोनेंट रन करने हैं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें घटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी उद्देश्य से रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं। कभी हम उसे बढ़ा लेते हैं, कभी उसे घटा लेते हैं। किसी खास वैल्यू का रेजिस्टेंस हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं तो वहाँ आपको अलग अलग रेजिस्टेंसेस डिफरेंट पैटर्न में कंबाइन किए हुए दिखते हैं। तो आज चलिए रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पे चर्चा हो जाए। मैंने बहुत बार ये बताया है कि जब किसी चीज़ को कंपेयर करके हम चर्चा करते हैं तो बड़ी आसानी से हमें समझ में भी आ जाता है और बड़ी आसानी से लंबे समय तक याद भी रहता है। तो दो तरफ देख रहे हैं, मैंने इसको बांट लिया, एक तो सीरीज़ कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन तब बोला जाता है जब एक कॉमन पाथ में रेजिस्टेंसेस डिफरेंट पॉइंट के बीच, हमने पॉइंट मार्क कर दिया, मान लीजिए है ना, ए बी सी और डी। एक ही पाथ में डिफरेंट पॉइंट के बीच अगर रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें, एक R1 एक R2 और इसी तरह से R3 भी। ओके, अगर यही हम इसके जस्ट अपोजिट करें, दो कॉमन पॉइंट के बीच अलग अलग पाथ में हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करें, यहाँ पर पॉइंट A और B ले लीजिए। पाथ एक आपको ऊपर दिखा, एक और पाथ आपने यहाँ ले लिया और ये कनेक्शन। यहाँ भी आप तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ले लिए हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस की बात करें हम, ओके, तो पहला वाला केस सीरीज, और जो मैंने यहाँ लाइन लिख करके रखा है कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट्स, याद रखेंगे तो आपको सीरीज पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ से कोई ब्रांचिंग हो जाती है इस तरह से, तब देखिए R3 कॉमन पाथ में नहीं आएगा, तब R1 और R2 तो उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए वो सीरीज में होंगे, लेकिन यहाँ R3 सीरीज में नहीं होगा। तो इसीलिए ये बात भी ध्यान रखना है कि बीच में कोई ब्रांच ना निकला हो। ओके, अगर आप इसको सप्लाई करना चाहते हैं, सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा एक सेल के हेल्प से, और सेल के हेल्प से जब क्लोज कर देंगे तो एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा। आप देखिए, जो भी करंट इन कर रहा है दूसरे एंड से एग्जिट करेगा, पाथ एक ही है, तो यहाँ पर सेम करंट पास होंगे दोनों ही सर्किट से, सभी रजिस्टर्स से सेम करंट आई। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें ओम्स लॉ के अनुसार, तो देखिए करंट यहाँ पर हमारे पास I, रेजिस्टेंस R1, इसलिए IR1। उसी तरह से B और C के बीच में देखें तो ये I इंटू R2। C और D के बीच में देखें तो यहाँ पर I इंटू R3। सबको ऐड कर दीजिए, माइनस बी और प्लस वाला कैंसिल, माइनस VC प्लस VC कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास VA माइनस VD का रिजल्ट जो आया, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, किया क्या, सीरीज में सभी से सेम करंट पास होंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसीलिए हम हर पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते गए।
ओम्स लॉ में हमें पता था कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो चूँकि करंट आई ही है सभी में, इसीलिए पहला रजिस्टर के क्रॉस IR1, दूसरे रजिस्टर के क्रॉस IR2, तीसरे रजिस्टर के क्रॉस IR3 आपने लिख लिया और ऐड करके जहाँ तक पहुँचे उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर आप ऐसा करते कि ये पैरेलल वाले को भी एक सेल से क्लोज करते तो सेल करंट सेंड करता और जो करंट यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ 3 रास्ते उससे मिलते और तब हर एक रास्ते में अलग अलग करंट पास हो जाता और यहाँ पर I1, I2, I3 फिर यहाँ वापस मिल करके ये I बन करके इधर से निकल जाता है। तो ये कंटिन्यूअस करंट सेल के कारण पास होगा, क्योंकि सेल जो है वो हमेशा यहाँ पर एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू V देगा। बट यहाँ पर जो होगा वो डिफरेंट करंट होगा, डिफरेंट करंट। और सबके थ्रू करंट की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू आपके पास V बाय R। तो I1 की बात लिखेंगे यहाँ पर I1 R1, V1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि A और B के बीच का पोटेंशियल कॉमन है। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू V2 बाय R2 और तब तीसरा और अंतिम I3 इज इक्वल टू V3 बाय R3 भी लिख लीजिए। अभी हम एक काम करें, तीनों को ऐड कर दें, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब सर्किट में आपको चेंज क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट की बात करनी है। और जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ये तीनों हटाएंगे, इस सर्किट से तीनों को हटाएंगे। ओके, और तीनों हटाने के बाद से अब एक ही हम रजिस्टर यूज करेंगे, उस रजिस्टर को टोटल, नेट, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसको आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि सीरीज का इक्विवेलेंट है तो चलिए सिंबल हम लोग RS लिख लेते हैं। अभी फिर से वापस हम लोगों को इस सर्किट में लिखना है VA माइनस VD। आप देख लीजिए कि इस सर्किट में VA माइनस VD कितना होगा। तो इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि VA माइनस VD इज इक्वल टू करंट तो उतना ही पार कर रहा है और करंट रेजिस्टेंस RS हो गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी आप एक काम कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, आपको क्या मिलेगा, तो इधर से I RS इज इक्वल टू इधर से I R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख करके I को कैंसिल कर लीजिए। और I को जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन RS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। I तो कैंसिल हो गया। ओके, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सम करते जाना है। अब यहाँ पर फिर से हमको ये तीनों हटाना होगा, क्योंकि इन तीनों की ज़रूरत नहीं, इन तीनों के बदले हम लोगों को इक्विवेलेंट चाहिए। और जो सर्किट अभी बन रहा है उसको आप इक्विवेलेंट सर्किट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आपने इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोल दिया तो देखिए यहाँ पर A और B के बीच में एक ही रेजिस्टेंस, लेकिन पिछली बार सीरीज का इक्विवेलेंट था इसलिए RS लिखा था, इस बार पैरेलल का इक्विवेलेंट है इसलिए RP लिख दीजिए। और जैसा कि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू आप क्या लिखते, V बाय I इज इक्वल टू V बाय R, लेकिन इस केस में जो I है V बाय RP लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सॉरी हाँ, इसको 1 मान लीजिए पैरेलल के लिए और ये इसको 2 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब फिर से आप एक काम कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, 1 एंड 2 V बाय RP
इज इक्वल टू, भी कॉमन था वहाँ पर, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर। भी को कैंसिल कर दीजिए, भी को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 1/rp इज इक्वल टू, है ना, कितना, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए दोनों के रिजल्ट अलग हैं, एक रेसिप्रोकल का सम है और एक सीधे ही सम है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको और भी रजिस्टर मिले तो इन जनरल क्या करेंगे हम लोग, इन जनरल हम इसमें और आगे तक जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर 1/Rn तक आएगा। और उसी तरह से इसमें अगर जनरल चलें तो आपको और रेजिस्टेंसेस हैं तो Rn तक चलना पड़ेगा। ओके, तो n रेजिस्टेंसेस है तो इतना, है ना, अगर मान लीजिए 3 ही हो तो इतना, 2 हो तो इसको भी हटा देना है। और कम्बिनेशन तो मिनिमम 2 का ही होगा, सिंगल का तो कम्बिनेशन होगा नहीं, इसलिए आप नहीं बोल सकते कि 1 का हो तो क्या हो। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट आपने फाइंड कर लिया। अभी देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ लोगों के मन में आशंका होगा कि डिफरेंट कंडीशन में जो हीट है वो डिफरेंट कंज्यूम हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सीरीज में करंट सेम है तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो I²R × T होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो H इज इक्वल टू आपके पास I²RS × T होगा। अब इसको हम I²RS को तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते थे, इंटू T होगा। ये अगर एक्सपेंड करेंगे तो I²R1T प्लस I²R2T प्लस I²R3T। इस केस में ये देखिए पहले वाले के अक्रॉस हीट जो डेवलप हुआ, ये दूसरे वाले के अक्रॉस जो हीट डेवलप हुआ, और ये तीसरे वाले के अक्रॉस जो हीट हुआ, ये तीनों का सम ही RS के अक्रॉस भी हीट जो डेवलप हुआ। और मालूम है कि इलेक्ट्रिकल व्हीलिंग जो हीट जनरेट होता है उसी पे होता है। अगर आप पैरेलल में सोच रहे हैं कि जोड़ने से, है ना, जो कंजम्पशन है वो कम या ज़्यादा हो गया, तो यहाँ भी आप एक चीज़ देख लीजिए, हीट जो कंज्यूम हुआ उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में भी कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्मूले को भी I² × T लिख सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट के लिए Rp × T लिख सकते हैं। और ये तो देखा ही आपने कि 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है × T। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं V²/R1 × T, यहाँ पर V²/R2 × T प्लस V²/R3 × T। तो यहाँ क्या हुआ वो भी देख लीजिए, ये पहले रजिस्टर के अक्रॉस जो हीट डेवलप हुआ, ये दूसरे के अक्रॉस, और ये तीसरे के अक्रॉस। तो टोटल हीट यहाँ भी जो डेवलप हुआ, जनरेट हुआ, तो वो आपका H1 प्लस H2 प्लस H3, और तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेम ही आ रहा है। ओके, अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लें। एक तरह से कहें तो समरी तैयार कर लें। तो समरी में सीरीज में आपने देखा, ये याद रखने वाली बात है। पहली बात तो कॉमन पाथ, डिफरेंट पॉइंट्स वो याद रखेंगे। दूसरी बात है ना कि सेम करंट, जितने भी रजिस्टर होंगे सबसे सेम करंट। आपने देखा था कि यहाँ पर आपके पास 3 रजिस्टर थे, तीनों के अक्रॉस करंट सेम था। ओके, R1 से भी करंट, R2 से भी, R3 से भी। अभी दूसरी बात जो याद रखनी है यहाँ पर वो ऐसी है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। और चूँकि ओम्स लॉ से आप V = IR लिखते हैं, R यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, तो R अगर कांस्टेंट सबसे कॉमन जा रहा है तो वैसे केस में V ∝ R, पोटेंशियल ड्रॉप उस रजिस्टर के अक्रॉस ज़्यादा होगा
जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने R1, R2, R3 के कुछ वैल्यू लिए होते 2 ओम, 4 ओम, है ना, और 8 ओम ऐसा, तो वैसे केस में आपके पास जो RS आता वो कितना आता, 2 + 4 + 8 मीन्स 14 ओम। ये देखिए 14 2 से भी ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा है और 8 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब RS जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोल रहे हैं, इज मोर देन मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन क्या है, 8 ओम है, और RS आपका कितना आया था, 14 ओम। ओके, तो याद रखेंगे जब रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है तो सीरीज में, मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि कभी कभी रेजिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वैसे हालात में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा। और इसमें पैरेलल वाले में तो एक बात याद रखनी है कि कॉमन पॉइंट डिफरेंट पाथ, इस दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में आप देख लें कि डिफरेंट पाथ के अलोंग तीनों रजिस्टर्स कंबाइन थे, R1 है ना, R2 एंड R3। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप याद रखें कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखें कि डिफरेंट करंट होगा, है ना, जस्ट उसके अपोजिट डिफरेंट करंट। आप देख रहे थे एक से I1 गया, दूसरे से I2 गया, तीसरे से I3। ओम्स लॉ से आप I = V/R लिख सकते थे, बिकॉज V कांस्टेंट है यहाँ, तो ऑब्वियस है कि I यहाँ पर प्रोपोर्शनल है 1/R के, यानी इलेक्ट्रिक करंट उस रेजिस्टर से सबसे कम होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक करंट उस रेजिस्टर से सबसे कम होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर भी मान लें कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, सॉरी 8 ओम मान लीजिए, 8 ओम, हाँ, तो 8 ओम वाले से आप देख लीजिए कि करंट सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा करंट 2 ओम वाले से होगा, क्योंकि ये फॉलो होना है। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा लिखते कि 1/Rp इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो यहाँ पर ओके 2 4 8 का एलसीएम 8 हो जाता। ओके, ये 4 होता, ये 2 होता, ये 1 होता, ये आपको 7/8, लेकिन 7/8 1/Rp का है ना। अगर यहाँ से Rp निकालते हैं तो Rp निकालने के लिए आपको 8/7 मतलब 1.1 ओम। तो यहाँ पर Rp का वैल्यू जो आया 1.1 ओम, इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो आपको ये दिखेगा कि Rp जो है इज लेस देन, कभी भी लोएस्ट, ओके, इंडिविजुअल, सबसे कम वाला जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सबसे कम कौन था, 2 था, और इक्विवेलेंट 1.1 आया, इसका मतलब वो 2 से भी कम है। यानी रेजिस्टेंस को आपको कम करना है। मैंने शुरुआत भी कहा था कि जब रेजिस्टेंस को कम करने की बात आएगी तो आप कंबाइन कैसे करेंगे, तो पैरेलली। तो होप दोनों को कंपैरिजन करके आपको बड़ी क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करते हैं और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।